तू यूं ही उम्मीद न हार, जंग से पहले हथियार न डाल। कि तू यूं ही उम्मीद न हार, जंग से पहले हथियार न डाल। होगी तेरी भी जीत एक दिन, बस तू अपने आप से मत हार। Hey guys and welcome back to our channel Nursing Study with Pratik makes learning easy. Now the today's interesting topic is burn. Which one? Burn. Yeah, it is one of the most important topic. In our university exam, each and every year the question asked from here. There are little different in question pattern, like sometimes they will be asked 50% of burn, or they will be asked 20% of burn, 10% of burn, or 40% of burn. Otherwise, the remaining question are same, like etiology, pathophysiology, clinical manifestation, diagnostic valuation या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट. अगर आपने एक बार ये पॉइंट्स रट लिए तो आप एज इट इज पेपर में जाके लिख के आ सकते हो. क्योंकि इटियोलॉजी के अंदर क्या डिफरेंस रहेगा? कुछ नहीं, जिन वजह से बर्न होता है वही आपको यहाँ पे लिखना होता है. पैथोफिजियोलॉजी भी सेम रहेगी. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो साइन एंड सिम्टम्स आपको शो होंगे बर्न के पेशेंट के अंदर, वही आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, लेकिन परसेंटेज के साथ ऐसा नहीं है. अगर आपको सिर्फ 20% बर्न का ही फ्लूइड मैनेजमेंट निकालना आता है तो आपको ये जरूरी नहीं कि पेपर में सिर्फ 20% बर्न का ही कैलकुलेशन पूछेंगे. पेपर में 60% भी पूछ सकते हैं, 70% भी पूछ सकते हैं. तो आप वहां पे ये तो नहीं कर सकते ना कि मुझे सिर्फ 20% बर्न का ही कैलकुलेशन निकालना आता है. पेपर में चाहे कितना भी परसेंटेज पूछे, 60, 50, 80, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं. मैं तो सिर्फ 20% बर्न का ही कैलकुलेशन लिख के आऊंगा क्योंकि मुझे सिर्फ उतना ही आता है. तो बेटा तू तो लिख के आ जाएगा, लेकिन तेरा जो रिजल्ट आएगा ना वो आएगा फेल. अब ऐसा क्यों? क्योंकि एमएसएन सेकंड के अंदर ये जो बर्न का टॉपिक है ये 15 मार्क के लिए पूछते हैं. कितना? 15 मार्क के लिए. तो समझ लीजिएगा ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है. कुछ कुछ कॉलेज में तो ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं जाता, और जिन कॉलेज में टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उन स्टूडेंट, आधे स्टूडेंट को तो ये टॉपिक समझता ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट का कहना है कि ये टॉपिक काफी हार्ड है. ठीक है, ऐसा उनको लगता है. लेकिन आप देख रहे हो नर्सिंग स्टडी विद प्रतीक मेक्स लर्निंग इजी. हम यहाँ पे लर्निंग को क्या करते हैं? इजी तरीके, इजी वे में पढ़ाते हैं. ठीक है, तो आपको ये टॉपिक हार्ड नहीं लगेगा. सिर्फ आपको इतना करना, ये लास्ट तक देखना है. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ. तो मुझे ये बताइएगा कि तो बर्न मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा या फिर देखा होगा कि आपके गांव में किसी पर्सन के घर में आग लगती है, उसमें वो जलता है. ठीक है, या फिर किसी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, उसमें उसकी वाइफ खुद को आग लगा लेती है, उसमें भी वो जलती है. तो ये जलना मतलब क्या है? बर्न मतलब क्या होता है? जैसे कि हार्ट फेल्यूर में हार्ट फेल हो जाता है, सिरोसिस ऑफ लिवर में क्या होता है? स्कार फॉर्मेशन विद इन द लिवर होता है. तो वैसे बर्न में क्या होता है? हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन सबसे पहले अफेक्ट होता है? कौन सा है? स्किन. या बिल्कुल सही कहा आपने, स्किन सबसे पहले हमारी बॉडी का जो ऑर्गन है वो क्या होता है? बर्न में अफेक्ट होता है. तो हमें स्किन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो हम पहले वो देख लेते हैं. स्किन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी. जो हमारी स्किन है वो क्या है? हमारे बॉडी की आउटर कवरिंग है. कंप्लीटली कवर्स द बॉडी, हमारे बॉडी को कंप्लीटली कवर्स करती है. ठीक है, देन लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या है? हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन से है? स्किन है. अकाउंट 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट. हमारा जो बॉडी वेट है उसका 60% बॉडी वेट किसका है? स्किन का है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारा बॉडी वेट 100 kg है, ठीक है, तो 16 kg किसका वेट रहेगा? हमारे स्किन का वेट रहेगा. ठीक है, या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा बॉडी वेट अगर 50 kg है, ठीक है, तो हमारे स्किन का वेट कितना रहेगा? 8 kg रहेगा. ठीक है, देन नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ स्किन. अब हम देखेंगे स्किन में कितने लेयर्स होते हैं. क्या आपको पता है? 3 लेयर स्किन में होते हैं. सबसे पहले जो ऊपर की लेयर होती है, इस डायग्राम में देख लीजिएगा. ठीक है, जो हमारी ऊपर की लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? इपिडर्मिस. देन जो मिडल लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? डर्मिस. और जो लास्ट वाली लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? सबक्यूटानस या फिर हाइपोडर्मिस. ये जो इपिडर्मिस है इसके नाम में ही दिया हुआ है. इपी का मतलब क्या होता है? इपी मीन्स अबव. ठीक है, और डर्मिस मतलब क्या? स्किन. देन ये हो गई हमारी डर्मिस मिडल लेयर. सबक्यूटानस लेयर या फिर हाइपोडर्मिस. हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो मीन्स बिलो, और डर्मिस का मतलब क्या होता है? स्किन होता है. ठीक है, देन ये जो एपिडर्मिस है ये क्या है? हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, उसे हम सुपरफिशियल लेयर भी कहते हैं. जैसे कि आपको इस डायग्राम में देख रहा होगा, ये क्या है? हमारी आउटर मोस्ट लेयर है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? सुपरफिशियल लेयर भी कहते हैं. नो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट. ठीक है, इसमें आपको कौन सी ब्लड वेसल्स दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है. तो इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? अवस्कुलर लेयर भी कह सकते हैं. ठीक है, देन सेकंड लेयर है हमारी डर्मिस. डर्मिस में क्या क्या होता है? इट कंटेन हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, लिम्फेटिक वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स. ठीक है, अब ये जो हमारी डर्मिस लेयर है इसमें आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड है, यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स है. ठीक है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं. ठीक है, डर्मिस लेयर में, जो कि हमारी मिडल लेयर है स्किन की.
देन है हमारी हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनस। अब इसे सबक्यूटेनस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे सबक्यूटेनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब ये लेयर क्या करती है, जो हमारी इपिडर्मिस और डर्मिस होती है उसको ज्वाइन करके रखती है हमारे मसल्स और बोन के साथ। ठीक है, ये हो गए हमारे लेयर्स ऑफ स्किन। देन नेक्स्ट देखेंगे हम फंक्शन ऑफ स्किन। हमारी स्किन का क्या फंक्शन होता है? तो प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करती है हमारी स्किन। यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है, किसी भी फॉरेन बॉडीज से हमें प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि स्किन के सुपरफिशियल लेयर है वो बैरियर क्रिएट करते हैं एक प्रकार का। ठीक है, देन रेगुलेशन, हमारे जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करती है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देन सेंसरी फंक्शन, किसी भी हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट का हमें सेंस पता चलता है किससे थ्रू? स्किन के थ्रू। देन है मेनली एक्सक्रीशन। ठीक है, जो स्वेट है वो क्या करती है हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है। ठीक है, स्किन के थ्रू। ये तो हो गया हमारा स्किन का फंक्शन। देन नेक्स्ट है मोस्ट बर्न ओनली अफेक्ट द स्किन, इपिडर्मिस एंड डर्मिस रेयरली, डीपर टिश्यू सच एज मसल्स, बोन एंड ब्लड वेसल्स कैन बी इंजर्ड। मोस्ट ऑफ द जो बर्न होते हैं उसमें मेनली इपिडर्मिस और डर्मिस लेयर ही इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, जो हॉस्पिटल लाइन में ज्यादातर केसेस इनके ही देखा जाता है कि सिर्फ इपिडर्मिस और डर्मिस दो ही लेयर अफेक्टेड हुई है, और रेयरली केसेस किसके देखे जाते हैं? मसल्स, बोन एंड ब्लड वेसल्स आर इंजर्ड। मतलब क्या, जो 4 डिग्री बर्न है उसके रेयरली केसेस देखे जाते हैं। 4 डिग्री बर्न में क्या होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, वो पूरी तरह से अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, पूरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। और आगे हम देखेंगे डिग्रीज कौन कौन से, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री बर्न होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे हमें वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है बर्न की। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताएगा कि मेनली आदमी किस वजह से बर्न होता है? थर्मल बर्न होता है, अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को उसने छू लिया या फिर उसके ऊपर गर्म तेल गिर गया। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? थर्मल बर्न कहेंगे। केमिकल बर्न होता है एक। केमिकल बर्न मतलब क्या, अगर कोई पर्सन केमिकल की फैक्ट्री में काम करता हो, ठीक है, उसके ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl गिर गया या फिर कौन सा भी केमिकल्स गिर गया जो कि हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, तो क्या होगा, उसमें उसकी जो स्किन की लेयर है वो क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। ठीक है, देन रेडिएशंस, यूवी रेस की वजह से भी हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, कोई पर्सन अगर घर में किसी चीज को रिपेयर करता हो और रिपेयरिंग के दौरान उसको करंट लग गया तो उसकी वजह से भी क्या होगा? बर्न होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से बर्न की डेफिनेशन क्या होगी तो वही देख लीजिएगा। बर्न इज डिफाइंड एज इंजुरी टू द टिश्यू ऑफ बॉडी। जो हमारे बॉडी के टिश्यूज है उसमें क्या हो जाएगी? इंजुरी हो जाएगी। किसकी वजह से? कॉज बाय हीट। ठीक है, हीट की वजह से, केमिकल्स की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एंड रेडिएशन की वजह से, कॉल्ड एज बर्न। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है या फिर केमिकल से, रेडिएशन से, थर्मल हीट है, उसकी वजह से क्या होगा? हमारे जो बॉडी के टिश्यूज है उसमें इंजुरी आ जाएगी। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बर्न कहते हैं। देन सेकंड डेफिनेशन है, ठीक है, और करके लिख लीजिएगा ये भी, इंजुरी दैट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ और एक्सपोजर टू एनी थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन सोर्स कॉल्ड एज बर्न। कुछ नहीं, यही घुमा फिरा के उसने एक दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी, इंजुरी दैट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ और एक्सपोजर टू एनी थर्मल। मतलब क्या कि इंजुरी होगी किसकी वजह से? अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, अगर हम हीट के कांटेक्ट में आ गए या फिर केमिकल्स के कांटेक्ट में आ गए, इलेक्ट्रिक के कांटेक्ट में आ गए, रेडिएशंस के कांटेक्ट में आ गए, तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारी जो स्किन है वो क्या होगी? कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगी, उसमें इंजुरी हो जाएगी, उसे ही हम क्या कहते हैं? बर्न कहते हैं। तो ये हो गया हमारी डेफिनेशन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि इटियोलॉजी क्या है बर्न की, मतलब कि बर्न हमें किन वजह से होता है। तो वैसे देखा जाए तो डेफिनेशन के बाद क्लासिफिकेशन आता है, लेकिन क्लासिफिकेशन के अंदर हमने ये जो कुछ फैक्टर्स देखे जैसे कि केमिकल्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, रेडिएशन है, इसकी वजह से क्या होता है? बर्न होता है। तो ये क्या है? इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है। तो लगे हाथ हम पहले वो देख लेते, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है जैसे कि थर्मल बर्न। अब थर्मल बर्न क्या होता है या फिर थर्मल बर्न किन वजह से होता है? तो थर्मल बर्न मतलब होता है द बर्न आर कॉज बाय एक्सपोजर टू फ्लेम, है ना। अगर हम आग की लपेट में आ गए, अगर एक बार हम आग की लपेट में आ गए तो फिर हम तो उस आग तो हमें लपटा ही लेगी, ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? हमें बर्न होगा। देन हॉट लिक्विड्स, मानो गर्म तेल हमारे ऊपर गिर गया तो उसकी वजह से भी क्या होगा? बर्न होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल बर्न कहते हैं। या फिर हॉट ऑब्जेक्ट्स, अगर आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छू लिया, मतलब क्या कि एक गर्म रॉड है तो उसको क्या किया आपने? अपने हाथ में पकड़ लिया, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारी स्किन की लेयर्स है वो क्या हो जाएगी? पूरी तरह से इंज्योर हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी। थर्मल बर्न आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्न, है ना। अब हम जो कुछ इटियोलॉजी देखेंगे उसमें जो थर्मल बर्न है वो मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप है ना, बर्न की। तो ये हो गया हमारा थर्मल बर्न। नेक्स्ट है केमिकल बर्न। अब केमिकल बर्न मतलब क्या? जैसे कि इसके नाम में दिया हुआ है, बर्न होगा किसकी वजह से? केमिकल्स की वजह से। दे आर कॉज्ड बाय कॉन्टैक्ट विद केमिकल्स। कौन कौन से केमिकल्स? सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड,
है ना, देन सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। मानो कोई पर्सन किसी कंपनी में काम करता हो या फिर किसी फैक्ट्री में काम करता हो और उसके ऊपर क्या गिर गया, HCl गिर गया या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी स्किन की लेयर है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बर्न कहते हैं। देन थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिक बर्न। अब इलेक्ट्रिक बर्न किसकी वजह से होगा, सीधी बात है इलेक्ट्रिक की वजह से, दे आर कॉज बाय इलेक्ट्रिक शॉक, है ना। देन फोर्थ है हमारा इनहेलेशन इंजुरी। अब इनहेलेशन इंजुरी किसकी वजह से होगी, जैसे कि इसके नाम में दिया हुआ है इनहेलेशन, मतलब क्या कि वो पर्सन कुछ तो ऐसा इनहेल करेगा, ठीक है ना। क्या इनहेल करेगा, हॉट एयर इनहेल करेगा, विच लीड्स टू रेस्पिरेटरी टिश्यू डैमेज, है ना। तो जो हमारे रेस्पिरेटरी टिश्यूज है वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। किसकी वजह से, क्योंकि उसने क्या किया, हॉट एयर को इनहेल किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ क्या होता है विलेज में, अगर किसी पर्सन को सर्दी जुकाम होता है तो एक पतीला लेते हैं, उस पतीले में थोड़ा पानी डालते और उसमें थोड़ा सा जेंडुबाम डाल देते, ठीक है। और वो जो पतीला है वो ढक्कन से ढक लेते और गैस के ऊपर रख देते, ठीक है। और वो जो पानी है, जब तक वो पानी उबले ना वहां तक उसको गैस के ऊपर ही रख देते। अगर उसमें एक बार भाप बन गई तो फिर क्या करते, धीरे धीरे से ढक्कन आगे आगे सरकाते और उसकी जो भाप आएगी उसे क्या करते, इनहेल करते, है ना। तो कुछ बच्चे क्या करते या फिर कुछ लोग क्या करते, वो जो ढक्कन है वो एकदम से ही क्या करते, निकाल देते। तो उसकी वजह से क्या होगी, वो जो भाप है वो एकदम से आपके चेहरे के ऊपर आ जाएगी, उसको इनहेल करने की वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। अब तो फिलहाल नेबुलाइजर्स आ चुके हैं। नेबुलाइजर में क्या होते हैं, सिर्फ 2 मेडिसिन डालते, ड्यूलिन एंड बुनिस 0.5 करके, और सीधा वो मास्क फेस पे लगा लेते और इनहेल करते, ठीक है ना। अब तो फिलहाल मॉडर्न हो चुका है, लेकिन विलेज में यही करते, अभी भी विलेज में यही करते। तो ये हो गया हमारा इटियोलॉजी कि जिनकी वजह से क्या होता है, बर्न कॉज होता है मेनली। देन नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। बर्न को मेनली 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ इंजुरी और सेकंड है अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया इंजर्ड। जो कि हमारा पहला है अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ इंजुरी। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि स्किन की मेनली कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है, ठीक है ना। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है या फिर सुपरफिशियल लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, इपिडर्मिस। जो हमारी मिडल लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, डर्मिस। और जो हमारी नीचे वाली लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस कहते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या देखेंगे, जैसे कि इसके नाम में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ इंजुरी, मतलब कि बर्न की वजह से कितने लेयर क्या हुए, अफेक्टेड हुए, कितने लेयर में क्या हुई, इंजुरी हुई। ये किसके अंदर हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ इंजुरी के अंदर, ठीक है ना। अगर 4 डिग्री बर्न रहा तो कहां तक जाएगा, बोन और मसल तक जाएगा, ठीक है ना। बोन और मसल्स को वहां के क्या कर देगा, वो वहां अफेक्ट कर देगा, वहां पे इंजुरी कॉज करेगा। देन जो हमारा सेकंड है अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। इसमें हम क्या देखेंगे कि बर्न की वजह से उसने कितना हमारा बॉडी सरफेस एरिया क्या किया, ऑक्यूपाई किया, कितना बॉडी सरफेस एरिया कवर किया, किसकी वजह से, बर्न की वजह से। हम यहाँ पे क्या जाते हैं, जो फर्स्ट है हमारा डेप्थ ऑफ इंजुरी, यहाँ पे हम नीचे जाते हैं कि मतलब उसने कितने लेयर अफेक्टेड किए। और जो सेकंड है अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, इसमें हम क्या देखेंगे कि उसने कितना बॉडी सरफेस एरिया हमारा क्या किया, ऑक्यूपाई किया। तो ये हो गए हमारे 2 क्लासिफिकेशन। अबे जो हमारा पहला है अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ इंजुरी, इसमें मेनली 4 सब टाइप है। कितने, 4। अब हम देखेंगे वो पहले कौन कौन से 4 सब टाइप्स है। तो सबसे पहला है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न। अब इसे फर्स्ट डिग्री बर्न क्यों कहा जाता है वो हम आगे देखेंगे। देन सेकंड है हमारा डीप पार्शियल थिकनेस, और इसे क्या कहते हैं, सेकंड डिग्री बर्न कहते हैं। देन है हमारा थर्ड फुल थिकनेस, और इसे क्या कहते हैं, थर्ड डिग्री बर्न भी कहते हैं। देन लास्ट है डीप बर्न, या फिर इसे क्या कहते हैं, फोर्थ डिग्री बर्न। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस या फिर फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा फर्स्ट डिग्री बर्न, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, ठीक है। अब फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है, द फर्स्ट डिग्री बर्न डैमेज टू द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। कौन सी होती है, हमारी इपिडर्मिस, है ना। जो हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है या फिर सुपरफिशियल लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, इपिडर्मिस कहते हैं। अब इस फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होगा, ये जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है, वो क्या हो जाएगी, बर्न की वजह से डैमेज हो जाएगी कुछ। तो डैमेज होने के बाद हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स वहां पे शोन होंगे। तो फर्स्ट है हमारा रेडनेस, तो रेडनेस वहां पे हमें देखने को मिलेगा। देन माइनर स्वेलिंग वहां पे देखने को मिलेगी। देन पेन होगा, ठीक है ना। तो बर्न होगा मतलब पेन वहां पे कहीं ना कहीं होगा ही। देन स्किन ड्राई होगी और विदाउट ब्लिस्टर, ठीक है, ब्लिस्टर फॉर्म नहीं होगी। और वहां पे ब्लिस्टर क्यों फॉर्म नहीं होते, क्योंकि जो हमारी इपिडर्मिस लेयर होती है, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था इंट्रोडक्शन के वक्त कि इपिडर्मिस लेयर में ब्लड वेसल्स नहीं होते। ब्लड वेसल्स नहीं होंगे मतलब क्या होगा, अब ब्लिस्टर कब फॉर्म होते हैं, जब हमारी ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ती है। तो परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है वो कहाँ पे जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा। और इंटरस्टिशियल स्पेस में जाने की वजह से वहां पे क्या होता है, ब्लिस्टर फॉर्म होता है। अब इपिडर्मिस लेयर में ब्लड वेसल्स ही नहीं है तो परमेबिलिटी भी नहीं बढ़ेगी ब्लड वेसल्स की,
ब्लड वेसल्स नहीं है मतलब ब्लिस्टर फॉर्म ही नहीं होंगे ना, वहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड कहाँ से आएगा, तो इस वजह से यहाँ पे क्या नहीं होता, ब्लिस्टर फॉर्म नहीं होते। देन हीलिंग टाइम, इसका हीलिंग टाइम कितने दिन तक रहता है, इट इज अबाउट 3 to 6 डे, मतलब 3 से 6 दिन तक ये क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से हील हो जाती है फर्स्ट डिग्री बर्न। देन सेकंड है हमारा डीप पार्शियल थिकनेस और सेकंड डिग्री बर्न। अब सेकंड डिग्री बर्न में क्या होता है, सेकंड डिग्री बर्न डैमेज टू इपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर, मतलब कि जो हमारी स्किन की ये जो दो लेयर है, इपिडर्मिस मतलब क्या आउटर मोस्ट लेयर और डर्मिस कौन सी मिडल लेयर, ये दोनों लेयर सेकंड डिग्री में क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है, बर्न की वजह से। अब डैमेज होने के बाद हमें कौन कौन से सिम्टम्स वहां पे शो होंगे, तो ब्लिस्टर वहां पे हमें देखने को मिलेगा, देन सीवियर पेन वहां पे देखने को मिलेगा और रेडनेस वहां पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ब्लिस्टर कैसे फॉर्म होंगे सर, तो आपने तो बताया था कि फर्स्ट डिग्री में ब्लिस्टर नहीं फॉर्म होते क्योंकि उस लेयर में ब्लड वेसल्स ही नहीं होती। अब सेकंड डिग्री में क्यों ब्लिस्टर फॉर्म हो गए, तो मैंने ये भी बताया था कि सेकंड डिग्री में क्या होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये यहाँ पे दिखे अपने को ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स है। तो बर्न की वजह से क्या होगी, वो इन्फ्लामेशन वहां पे होगी, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगी, उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है वो कहाँ पे जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा, और इंटरस्टिशियल स्पेस में जाने की वजह से वहां पे क्या होगा, हमें ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे सेकंड डिग्री के अंदर। देन थर्ड है हमारा फुल थिकनेस वुंड, या फिर उसे हम कहते हैं थर्ड डिग्री बर्न, ठीक है। अब तक तो एक बात आप समझ गए होंगे, अगर फर्स्ट डिग्री बर्न रहा तो स्किन की हमारी पहली लेयर डैमेज होगी, सेकंड डिग्री बर्न रहा तो पहली और दूसरी लेयर मतलब इपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर बर्न की वजह से क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। अगर थर्ड डिग्री बर्न रहा तो क्या होगा, तीनों लेयर डैमेज हो जाएगी, ठीक है ना। तो थर्ड डिग्री बर्न में एक्सटेंड अप टू इपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटानस टिश्यू, मतलब थर्ड डिग्री बर्न में क्या होगा, हमारी जो स्किन की ये तीनों लेयर है, ये तीनों लेयर क्या होगी, अफेक्टेड होगी, डैमेज हो जाएगी। उसकी वजह से हमें कौन कौन से सिम्टम्स वहां पे शो होंगे, तो सरफेस एरिया लुक्स ड्राई और व्हाइट, ठीक है, जो हमारा सरफेस एरिया है वहां स्किन का वो कैसा दिखेगा, ड्राई दिखेगा, व्हाइटिश दिखेगा, ब्राउन कलर का दिखेगा, लिटिल और नो पेन, ठीक है, उस जगह हमें पेन फील ही नहीं होगा। क्यों पेन फील नहीं होगा, बिकॉज ऑफ नर्व डैमेज, वहां के जो नर्व्स है वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, उसकी वजह से हमें पेन का सेंसेशन ही नहीं मिल पाएगा हमारे ब्रेन को कि उस जगह पे क्या है, पेन है करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फुल थिकनेस वुंड। देन फोर्थ और लास्ट है हमारा डीप बर्न, या फिर उसे हम कहते हैं फोर्थ डिग्री बर्न, ठीक है। अब फोर्थ डिग्री बर्न में क्या होता है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जैसे आपने बताया था स्किन की मेनली कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है, और तीन ही लेयर बर्न की वजह से क्या होगी, डैमेज होगी, कहाँ तक, थर्ड डिग्री लेयर में, ठीक है, थर्ड डिग्री बर्न में। क्योंकि जैसे आपने बताया था फर्स्ट डिग्री बर्न में स्किन की पहली लेयर अफेक्ट होती है, सेकंड डिग्री बर्न में स्किन की 2 लेयर अफेक्टेड होती है, थर्ड डिग्री बर्न में स्किन की 3 ही लेयर क्या हो जाती है, इंजुरी हो जाती है वहां पे, ठीक है। अब फोर्थ डिग्री बर्न में चौथी लेयर कहाँ से लाओगे, चौथी लेयर नहीं लाऊंगा। तो फोर्थ डिग्री बर्न में क्या होता है, जो हमारी हाइपोडर्मिस लेयर होती है उसके नीचे क्या होता है, मसल्स होते हैं और क्या होते हैं, बोन्स होते हैं। तो फोर्थ डिग्री बर्न में क्या होंगे, बर्न की वजह से ये जो मसल्स है और ये जो बोन्स है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो दिस डिग्री ऑफ बर्न में एक्सटेंड अप टू मसल्स, बोन एंड टेंडॉन्स, ठीक है ना। तो मतलब क्या, ये 3 लेयर तो अफेक्ट होगी ही होगी, इपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटानस या फिर हाइपोडर्मिस, उसके साथ मसल्स भी अफेक्टेड होगी और जो बोन्स है वो भी क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी फोर्थ डिग्री बर्न में। तो अफेक्ट होने के बाद हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स वहां पे शो होंगे, तो सेंसेशन इज कंप्लीटली अब्सेंट, किसी भी प्रकार का हमें सेंसेशन वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का पेन हमें वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ डिग्री बर्न में क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीटली हमारे जो नर्व्स है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इफ एक्सट्रीमिटी इज इन्वॉल्व, एम्पुटेशन में बी रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। अगर एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व है, अपर एक्सट्रीमिटीज या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज, तो हमें क्या करना पड़ता है, एम्पुटेशन करना पड़ता है, वो जो बॉडी का पार्ट है वो वहां से निकालना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के काफी चांसेस वहां पे रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री बर्न। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। देन सेकंड है हमारा अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है, मतलब कि जो पर्सन है वो बर्न की वजह से उसका कितना बॉडी सरफेस एरिया क्या हो गया, डैमेज हो गया या फिर उसमें इंजुरी आ गई, ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट है, उन्होंने अलग अलग रूल्स दिए कि मानो ये जो मेरा पाम है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जल गया तो इसको कितना परसेंटेज देना, वो साइंटिस्ट ने बताया, ठीक है। तो मतलब कि जो हमारी बॉडी पार्ट है उन्होंने क्या किया, परसेंटेज के हवाले से उनको डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले था रूल ऑफ 9, देन था लर्न एंड ब्रूडर चार्ट, और थर्ड है हमारा पाम मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रूल ऑफ 9 क्या है। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर वैलिस इन 1951। जो अलेक्जेंडर वैलिस साइंटिस्ट था उसने क्या किया, सबसे पहले रूल ऑफ 9 को इंट्रोड्यूस किया इन 1951 में, ठीक है। इट इज अ टूल यूज इन प्री हॉस्पिटल एंड इमरजेंसी टू एस्टिमेट द टोटल बॉडी सरफेस एरिया अफेक्टेड बाय बर्न, ठीक है। अब इसका रूल ऑफ 9 का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं,
तो प्री हॉस्पिटल मतलब कि हॉस्पिटल में जाने से पहले या फिर इमरजेंसी कंडीशन में किसके लिए करते हैं कि कितना बॉडी सरफेस एरिया क्या हुआ, बर्न हुआ, ठीक है। उस हिसाब से हम क्या निकालते हैं, उसका परसेंटेज निकालते हैं। अब हम परसेंटेज किसके लिए निकालते हैं, टू मेजर द बॉडी सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेटिंग द पेशेंट्स फ्लूइड रिक्वायर्ड। परसेंटेज के हवाले से हम क्या निकालते हैं कि उस पर्सन को कितना फ्लूइड देना है। अगर हमको ये पता चल गया कि वो पर्सन कितना परसेंटेज में जला हुआ है तो हम उस हिसाब से उसको क्या एडमिनिस्टर करेंगे, फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। अब हम कैसे करेंगे, उसका क्या कैलकुलेशन होता है वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से पार्ट को कितना परसेंटेज दिया हुआ है अलेक्जेंडर वैलिस ने, ठीक है। अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले बॉडी पार्ट्स है, देन एंटीरियर व्यू लिखा है, देन पोस्टीरियर, देन टोटल, देन अडल्ट एंड देन चिल्ड्रन के हिसाब से। जो हमारा सबसे पहला बॉडी पार्ट है कौन सा, हेड एंड नेक। अब अगर एंटीरियर हेड एंड नेक का पोर्शन अगर जला तो उसको कितने परसेंटेज हम देंगे 4.5 परसेंटेज देंगे। अगर पोस्टीरियर, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये हमारा एंटीरियर व्यू है और ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। ये दो चुन्नू मुन्नू दो पर्सन है। अगर पोस्टीरियर जला तो हम इसको कितने परसेंटेज देंगे, 4.5 परसेंटेज देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के कितने हुए, 4.5 प्लस 4.5 9 परसेंटेज देंगे, ठीक है। और टोटल कितनी आई, 9 परसेंटेज। अडल्ट में कितना रहेगा, 9 परसेंटेज। और चिल्ड्रन में हम कितने परसेंटेज लेते, 18 परसेंटेज लेते। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन का जो हेड का सरफेस एरिया रहता है वो क्या है, ज्यादा रहता है। तो उस हिसाब से हम चिल्ड्रन के अंदर कितना लेंगे, 18 लेंगे, ठीक है। और अडल्ट के अंदर हम कितना लेते हैं, 9 परसेंटेज लेते हैं। एंटीरियर 4.5 एंड पोस्टीरियर 4.5, 4.5 प्लस 4.5 9 परसेंटेज, ठीक है। देन सेकंड है हमारा राइट आर्म। अगर राइट आर्म एंटीरियर ही जला तो हम कितना परसेंटेज लेते हैं, 4.5। देख लीजिएगा, ये हमारा राइट आर्म है, ठीक है। कितना परसेंटेज है, 4.5। अगर राइट आर्म पोस्टीरियरली जला तो कितना परसेंटेज लेते हैं, 4.5। 4.5 प्लस 4.5 कितना परसेंटेज हुआ, टोटल 9 परसेंटेज। अडल्ट के अंदर भी हम कितना लेते हैं, 9। और चिल्ड्रन के अंदर भी सेम 9 परसेंटेज लेते हैं। लेफ्ट आर्म, जैसे राइट आर्म का वैसे सेम लेफ्ट आर्म का 4.5 परसेंटेज एंटीरियर, 4.5 परसेंटेज पोस्टीरियर। 4.5 प्लस 4.5 कितना हुआ, 9 परसेंटेज। अडल्ट के अंदर हम कितना लेते हैं, 9। और चिल्ड्रन के अंदर भी हम कितना लेते हैं, 9 परसेंटेज। अब एंटायर चेस्ट, मानो पूरी छाती जल गई चुन्नू मुन्नू की, एंटीरियर भी जल गई और पोस्टीरियर भी जल गई, ठीक है। एंटीरियर जली तो कितना पोर्शन लेते हैं हम, 9 परसेंटेज। पोस्टीरियर जली तो कितना लेते हैं, 9 परसेंटेज, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिया है 9 परसेंटेज एंटीरियर जली, पोस्टीरियर 9 परसेंटेज जली। टोटल मिला के कितना हुआ, 18 परसेंटेज, ठीक है। अडल्ट में भी कितना लेते हैं, 18 परसेंटेज। और चिल्ड्रंस में भी कितना लेते हैं, 18 परसेंटेज। अगर एंटायर एब्डोमेन, पूरा एब्डोमेन जला, ठीक है, ये पूरा एब्डोमेन एंटीरियरली जला तो कितना परसेंटेज लेते हैं, 9 परसेंटेज। और पोस्टीरियरली जला तो कितना परसेंटेज लेते हैं, 9 परसेंटेज, ठीक है। ये दिख लीजिएगा यहाँ पे 9 परसेंटेज एंटीरियर, 9 परसेंटेज पोस्टीरियर। कुल मिला के कितना हुआ, 18 परसेंटेज। अडल्ट में भी कितना लेते हैं, 18 परसेंटेज। और चिल्ड्रंस में भी कितना लेते हैं, 18 परसेंटेज ही लेते हैं। देन 6 है हमारा राइट लेग, ठीक है। अगर राइट लेग हमारा एंटीरियरली जला तो हम कितना परसेंटेज लेते हैं, 9 परसेंटेज। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा एंटीरियर व्यू है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जला तो कितना परसेंटेज लेते हैं, 9 परसेंटेज। अगर पोस्टीरियरली जला तो हम कितना परसेंटेज लेते हैं, 9 परसेंटेज, ठीक है। 9 प्लस 9 टोटल कितना हुआ, 18 परसेंटेज। अडल्ट में हम कितना लेते हैं, 18 ही परसेंटेज लेते हैं। और चिल्ड्रन में हम क्या करते हैं, 13.5 परसेंटेज लेते हैं। और 7th है हमारा लेफ्ट लेग। अगर लेफ्ट लेग एंटीरियरली जला तो 9 परसेंटेज, पोस्टीरियरली जला तो भी 9 परसेंटेज। 9 प्लस 9 कितना परसेंटेज हुआ, 18 परसेंटेज। अडल्ट में भी कितना लेते हैं हम, 18 परसेंटेज लेते हैं। और चिल्ड्रन में कितना लेते हैं हम, 13.5 परसेंटेज लेते हैं, ठीक है। अगर ग्रोइन एरिया में जला तो कितना परसेंटेज लेते हैं हम, 1 परसेंटेज ही लेते हैं। टोटल 1 परसेंटेज। अडल्ट में भी 1 परसेंटेज लेते हैं और चिल्ड्रन में भी 1 परसेंटेज लेंगे। अगर आपने इसका टोटल कैलकुलेशन किया तो ये कितना आएगा, अडल्ट में आएगा 100 परसेंटेज, ठीक है। और चिल्ड्रंस में भी क्या आएगा, 100 परसेंटेज आएगा, ठीक है। सिर्फ अडल्ट और चिल्ड्रन में इतना ही फर्क है कि हेड एंड नेक में अडल्ट को 9 परसेंटेज लिया जाता है और चिल्ड्रन में 18 परसेंटेज यहाँ पे लिया जाता है। मतलब कि 9 परसेंटेज एज कम्पेयर टू अडल्ट चिल्ड्रन में ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि उसका जो चिल्ड्रन का हेड का सरफेस एरिया है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो लेग है, चिल्ड्रन में क्या ले रहे थे, लेग की साइज ज़्यादा नहीं रही थी, तो उस वजह से यहाँ पे क्या लिया है, 13.5 ही लिया है। मतलब क्या कि 4.5 यहाँ पे क्या है रिमेनिंग बचा, और यहाँ पे भी 4.5 रिमेनिंग बचा एज कम्पेयर टू अडल्ट के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। 4.5 प्लस 4.5 कितना हुआ, 9 परसेंटेज। वो 9 परसेंटेज कहाँ पे ऐड किए, उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब इसी वजह से यहाँ पे कितना परसेंटेज आया, 18 परसेंटेज। अगर हम इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी आ जाएगा 100 परसेंटेज और ये भी कितना आ जाएगा, 100 परसेंटेज, ठीक है।
ये हो गया हमारा रूल ऑफ 9। इसी से हमें पता चलता है कि वो पर्सन कितना परसेंटेज में बर्न हुआ और उसको कितना फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा हेड जल गया एंटीरियर पोर्शन से, तो कितना परसेंटेज जला होगा 4.5, ठीक है ना। पोस्टीरियरली भी पूरा मेरा हेड जला, हेड एंड नेक, तो कितना परसेंटेज लेंगे 4.5 परसेंटेज लेंगे, ठीक है। और एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों जला तो कितना परसेंटेज लेंगे 9 परसेंटेज लेंगे। और दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरा ये हाथ जल गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एंटीरियरली जला सिर्फ, तो कितना परसेंटेज लेंगे 4.5 परसेंटेज लेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा रूल ऑफ 9। देन सेकंड है हमारा लून एंड ब्रॉडर चार्ट, ठीक है। अभी साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारे बॉडी को एनाटॉमिकल पार्ट में डिवाइड कर दिया। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ट्विस्ट है, क्योंकि रूल ऑफ 9 के मुताबिक हम क्या करते थे, एंटायर हैंड लेते थे, अगर एंटीरियरली चला तो 4.5 परसेंटेज देते थे, पोस्टीरियरली चला तो 4.5 परसेंटेज देते थे, कुल मिला के कितने 9 परसेंटेज देते थे। लेकिन लून एंड ब्रॉडर ने क्या किया, इस हैंड को एनाटॉमिकल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे, ठीक है, इस आर्म को दे दिया कुछ उसने अलग ही परसेंटेज, फोर आर्म को दे दिया कुछ परसेंटेज, और हमारे हैंड को दे दिया कुछ अलग परसेंटेज, ठीक है। मतलब इस हैंड का क्या किया, इसने एनाटॉमिकल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है, दो कपों में डिवाइड कर दिया। और रूल ऑफ 9 के मुताबिक हम क्या करते थे, हेड और नेक को एक साथ लेते थे। लेकिन लून एंड ब्रॉडर ने क्या किया, हेड और नेक को सेपरेट कर दिया। वहां पे रूल ऑफ 9 के मुताबिक हम हेड और नेक को 9 परसेंटेज देते थे, लेकिन लून एंड ब्रॉडर ने सेपरेट करने की वजह से हेड को दे दिए कुछ अलग परसेंटेज और हमारे नेक को दिए कुछ अलग ही परसेंटेज। तो वही देखेंगे कि उसने कौन कौन से हमारे बॉडी पार्ट को डिवाइड कर दिया और कितने परसेंटेज उनको दिए, ठीक है। तो सबसे पहले है हेड को उसने कितने परसेंटेज दिए 7 परसेंटेज, ठीक है। तो इस पिक्चर से आपको क्लियर होगा, ये है हमारा एंटीरियर व्यू और ये है हमारा पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। वही दो हमारे चुन्नू मुन्नू। हेड को दिया 7 परसेंटेज, मतलब एंटीरियर कितना परसेंटेज आएगा 3.5 परसेंटेज, यस राइट 3.5। और पोस्टीरियर कितना परसेंटेज आएगा 3.5 परसेंटेज। 3.5 प्लस 3.5 कितना परसेंटेज हुआ 7 परसेंटेज, करेक्ट। देन सेकंड है हमारा नेक, ठीक है। तो नेक को कितना परसेंटेज दिया लून एंड ब्रॉडर ने 2 परसेंटेज दिया, मतलब एंटीरियर कितना 1, ठीक है ना। ये जो टोटल है इसकी क्या करनी है, सिर्फ हमें आधी करनी है, एंटीरियर में आधा जाएगा और पोस्टीरियर में आधा जाएगा, ठीक है। बटॉक्स पे मत कीजिएगा आधा, ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट का भरोसा नहीं, यहाँ पे भी करेंगे आधा एंटीरियर और आधा पोस्टीरियर, वही नहीं, वैसा नहीं रहता भाई, ये पोस्टीरियर ही रहता है, ठीक है, उसको वही रहने दो। देन नेक का क्या करेंगे हम, ठीक है, जो नेक के जो 2 परसेंटेज है उसको क्या कर देंगे, एंटीरियर दिया 1 परसेंटेज और पोस्टीरियर दिया 1 परसेंटेज, कुल मिला के कितना परसेंटेज हुआ, कुल मिला के कितने परसेंटेज हुए 2 परसेंटेज, ठीक है। देन थर्ड है हमारा ट्रंक, एंटीरियर ट्रंक। अब ट्रंक मतलब क्या होता है, थोरैक्स प्लस एब्डोमेन प्लस पेल्विक, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं ट्रंक कहते हैं। तो ट्रंक कितना परसेंटेज हुआ 13 परसेंटेज और पोस्टीरियर ट्रंक कितना परसेंटेज हुआ 13 परसेंटेज, ठीक है, पोस्टीरियर ट्रंक यहाँ पे हो गया। देन फिफ्थ है हमारा बटॉक्स, राइट बटॉक्स को कितनी दिए 2.5 परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हो गया हमारा 2.5 और ये हो गया हमारा 2.5, राइट और लेफ्ट बटॉक, यहाँ पे दोनों भी हो गए 2.5 करके। देन जेनाइटल एरिया को सेम रखा, जैसे रूल ऑफ 9 में भी 1 परसेंटेज था और यहाँ पे भी 1 परसेंटेज ही है, ठीक है। देन एट है हमारा अपर राइट आर्म, अपर राइट आर्म को कितनी परसेंटेज दिए 4 परसेंटेज, ठीक है, ये हो गया हमारा अपर राइट आर्म, मतलब 2 परसेंटेज एंटीरियर और 2 परसेंटेज का पोस्टीरियर, 2 + 2 कितना हुआ 4%, ठीक है। देन 9 है हमारा लोअर राइट आर्म। अब ये जो लोअर राइट आर्म है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, अब इसको कितना परसेंटेज दिया 3 परसेंटेज, ठीक है, मतलब 1.5 परसेंटेज एंटीरियर और 1.5 परसेंटेज पोस्टीरियर, कुल मिला के कितना परसेंटेज हुआ 3 परसेंटेज, ठीक है। देन हैंड को कितना परसेंटेज दिया 2.5 परसेंटेज, या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2⁻1/2 करके, ठीक है, यहां से लेके यहां तक कितना परसेंटेज दिया 2⁻1/2, ठीक है। देन है हमारा 11 कौन सा है, अपर लेफ्ट आर्म। अपर लेफ्ट आर्म को कितना परसेंट दिया 4 परसेंटेज, जैसे ही राइट आर्म को दिया अपर राइट आर्म वैसे ही लेफ्ट आर्म का है, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारा अपर का पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे 2 परसेंटेज एंटीरियर और 2 परसेंटेज पोस्टीरियर, कुल मिला के कितना परसेंटेज 4 परसेंटेज, ठीक है। देन है हमारा लोअर राइट आर्म, लोअर राइट आर्म को कितना परसेंटेज दिया 1.5 परसेंटेज एंटीरियर और 1.5 परसेंटेज पोस्टीरियर, मतलब कुल मिला के कितना 3 परसेंटेज, ठीक है। देन है हमारा हैंड को लेफ्ट हैंड को कितना परसेंटेज दिया 2⁻1/2, ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक जो हमारा फिंगर वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको कितना परसेंटेज दिया 2⁻1/2 करके, ठीक है। देन है हमारा थाई, ठीक है, राइट थाई को कितना परसेंटेज दिया 9⁻1/2, मतलब यहां से लेके यहां तक का ये जो पोर्शन है इसको कितना परसेंटेज दिया 9⁻1/2 टोटल। अगर इसका हमें आधा करना हो एंटीरियर और पोस्टीरियर तो कितना आएगा, तो ये आएगा 4⁻3/4 और पोस्टीरियर कितना आएगा 4⁻3/4।
4 रेस टू द पावर 3/4 प्लस 4 रेस टू द पावर 3/4 ये कितना आ जाएगा 9 रेस टू द पावर 1/2। ठीक है, देन हमारा लेफ्ट है। ठीक है, जैसे राइट थाई का वैसे ही लेफ्ट थाई का सेम है, 9 रेस टू द पावर 1/2 एंटीरियर और पोस्टीरियर करोगे तो कितना आएगा 4 रेस टू द पावर 3/4 प्लस 4 रेस टू द पावर 3/4 कुल मिला के कितना 9 रेस टू द पावर 1/2। कंफ्यूज नहीं होना, क्या करना सिर्फ ये टोटल की आधी कर देनी है। ठीक है, देन है हमारा राइट लेग। राइट लेग को कितना परसेंटेज दिया 7%, मतलब एंटीरियर कितना आएगा 3.5। ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक का ये जो पोर्शन है एंटीरियर कितना 3.5% और पोस्टीरियर कितना आएगा 3.5%। ठीक है, कुल मिला के कितना हो गया 7%। ठीक है, देन है हमारा लेफ्ट लेग, वैसे जैसे राइट को वैसे ही लेफ्ट को। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, मतलब कि नी से लेके फुट तक का पोर्शन। ठीक है, उसे हम कितना देंगे एंटीरियर 3.5 और पोस्टीरियर 3.5 कुल मिला के कितना आएगा वो 7% आएगा। ठीक है, देन है फुट वर्क, देन है राइट फुट। राइट फुट का कितना 3 रेस टू द पावर 1/2 और लेफ्ट फुट का कितना 3 रेस टू द पावर 1/2। अगर इनका हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 100% आएगा। ठीक है, तो ये हो गया लून एंड ब्रॉडर के मुताबिक। उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारे बॉडी को एनाटॉमिकल पार्ट में डिवाइड कर दिया और अलग अलग परसेंटेज उनको दे दिए। तो हमने अभी देखा कि कौन से बॉडी पार्ट को कितना परसेंटेज उसने दिया है करके। ठीक है, देन थर्ड मेथड है हमारी पाम मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट का पाम लेंगे और जिस साइड पे बर्न हुआ उस साइड पे पाम रखेंगे। अगर पाम रखने के बाद वो जो बर्न की साइड है वो कंप्लीटली ऑक्युपाई होगी, ठीक है, तो उसे हम कितना परसेंटेज देंगे 1% देंगे। ठीक है, अगर इतना ही एरिया ऑक्युपाई होगा, ठीक है, अगर पाम रखने के बाद वो जो इंजोर साइड है वहां पे सिर्फ इतना ही एरिया वो ऑक्युपाई करता है तो हम उसे कितना परसेंटेज देंगे 0.5% देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी पाम मेथड। कुछ नहीं, एकदम सिंपल मेथड है। अगर पूरा एरिया वो कवर करेगा तो उसे हम देंगे 1%। ठीक है, कौन कवर करेगा, बर्न। अगर वो इतना ही एरिया अगर कवर करता है तो कितना परसेंटेज देंगे 0.5% देंगे। तो ये हो गई हमारी पाम मेथड। तो इससे पहले हमने कौन कौन सी मेथड्स देखे थे वो एक बार हम देख लेंगे। तो सबसे पहले देखा था हमने रूल ऑफ 9। ठीक है, वो किसने दिया था, अलेक्जेंडर वेलिस ने 1951 के अंदर। देन सेकंड था हमारा लून एंड ब्रॉडर चार्ट। ठीक है, ये जो आप अभी देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। और थर्ड मेथड जो है पाम मेथड, इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड, है ना। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न। ठीक है, सो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर एक पॉइंट कॉमन रहता है, वो कौन सा है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब कि जो भी कुछ होगा वो किसकी वजह से होगा, इन्हीं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होगा। अब बर्न के अंदर हमने कौन कौन सी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखे थे, जैसे कि था हमारा थर्मल, केमिकल, रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल या फिर इनहेलेशन बर्न। अब इनकी वजह से क्या होगा, बर्न इंजुरी होगी। ठीक है, अब बर्न होने की वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। जिस साइड पे हमें बर्न हुआ, ठीक है, तो उस साइड पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा, हिस्टामाइन रिलीज होगा और हिस्टामाइन रिलीज होने के बाद वो क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी को उस साइड पे अट्रैक्ट करेगा और डब्ल्यूबीसी आने के बाद वो क्या करते हैं, जो फॉरेन बॉडीज रहते हैं उनको एंगल्फ करते हैं और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, अब इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। जो हमारी कैपिलरीज है उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब कि जो हमारे ब्लड वेसल्स है उनकी इन्फ्लामेशन की वजह से परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हो गई हमारी ब्लड वेसल्स, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, इनकी जो परमेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सो परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, फ्लूइड लीक एंड लॉस फ्रॉम इंज्योर्ड साइड। जिस जगह पे इन्फ्लामेशन हुआ उस जगह से क्या होगा, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी ब्लड वेसल्स की, और परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इजीली फ्लूइड क्या होगा, उस साइड से लीक हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड था वो कहां पे जाएगा, वो तो वो जाएगा इंटरस्टेशियल स्पेस में। ठीक है, अब इंटरस्टेशियल स्पेस कहां पे होती है, जो टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच की जो स्पेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टेशियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड गया इंटरस्टेशियल स्पेस में तो उस वजह से हमें वहां पे कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, एडिमा की कंडीशन। अब ये जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है वो तो इंटरस्टेशियल स्पेस में गया, लेकिन इंट्रावास्कुलर फ्लूइड क्या हो गया, कम हो गया, तो उस वजह से हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइपोवोल्यूमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। हाइपोवोल्यूमिया मतलब क्या, हाइपो मतलब क्या कि कम, वॉल्यूम मतलब क्या कि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसकी वजह से, जो हमारा इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है वो कहां पे गया, इंटरस्टेशियल स्पेस में गया। क्यों, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है उनकी परमेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, अब हाइपोवोल्यूमिया होने की वजह से हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, शॉक। ठीक है, शॉक क्या होता है, शॉक इज एन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ऑकर ड्यू टू नॉट गेटिंग इनफ ब्लड फ्लो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे शॉक की कंडीशन देखने को मिल सकती है और शॉक की वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसी वजह से बर्न के पेशेंट को हम क्या करते हैं, फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, अब फ्लूइड एडमिनिस्टर करने की वजह से क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इस ब्लड वेसल्स में नॉर्मल ब्लड का फ्लो रहेगा। ठीक है, नॉर्मल ब्लड का वॉल्यूम रहेगा, उस वजह से हमें कौन सी कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, हाइपोवोल्यूमिया। ठीक है, हाइपोवोल्यूमिया नहीं रहेगा मतलब क्या हमें शॉक की कंडीशन देखने को मिलेगी, नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से हम बर्न के पेशेंट में क्या करते हैं, फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दी हाइपोवोल्यूमिया या फिर शॉक।
ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि बर्न के पेशेंट में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन याद रखना डिफिकल्ट जाता है तो आप सीधा साइन एंड सिम्टम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है। फर्स्ट है हमारा पेन। ठीक है, तो बर्न के पेशेंट में क्या हमें देखने को मिलेगा, हमें पेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी उंगली यहाँ से जल गई तो आपको पेन होगा या नहीं होगा, लेकिन 3rd और 4th डिग्री के अंदर, जैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन के अंदर बताया, वहां पे पेन आपको देखने को मिलेगा क्या, नहीं। 4th डिग्री के अंदर पेन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां की जो नर्व्स है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और नर्व डैमेज होने की वजह से 4th डिग्री और 3rd डिग्री के अंदर हमें क्या देखने को नहीं मिलता, पेन। ठीक है, देन क्या होगा, सेकंड ब्लिस्टर वहां पे फॉर्म होगा। ठीक है, अब ब्लिस्टर हमें वहां पे देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है वो कहां पे जाएगा, इंटरस्टेशियल स्पेस में, और इंटरस्टेशियल स्पेस में जाने की वजह से वहां पे हमें एडिमा या फिर ब्लिस्टर्स देखने को मिल सकता है। देन थर्ड है वॉइस चेंजेस। ठीक है, जो बर्न के पेशेंट है उनकी क्या रहेगी, वॉइस में हमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। कैसे, अगर वो पूरी तरह से जल गए तो उनकी जो वॉइस है वो हमारी तरह से नॉर्मल रहेगी। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं ना, कोई भी पेशेंट बीमार हो तो उसकी आवाज कैसी रहती है, वो उस हिसाब से बोलता है। ठीक है, तो बर्न का पेशेंट भी कैसे, उसकी वॉइस में क्या देखने को मिलेगा, हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, देन फोर्थ है हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, और परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड होगा और फ्लूइड के साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या हो जाएंगे, बाहर जाएंगे। मतलब कहाँ पे जाएंगे, इंटरस्टेशियल स्पेस में जाएंगे, और वहां पे वो ब्लिस्टर्स फॉर्म करेंगे, वो फ्लूइड वहां पे अकोमुलेट होने की वजह से इंटरस्टेशियल स्पेस में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वेसल्स का जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उसमें क्या आ जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, देन फिफ्थ है हमारा अल्टरेशन इन थर्मोरेगुलेशन। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वक्त ही बताया था। ठीक है, जब हमने फंक्शन ऑफ स्किन पढ़े थे, तो स्किन का क्या फंक्शन होता है, स्किन क्या करती है, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, वो क्या करती है, मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर बर्न हुआ तो क्या होगा, जो हमारी स्किन की लेयर है वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी, और स्किन ही डैमेज हुई तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हमें अल्टरेशन इन थर्मोरेगुलेशन, मतलब क्या कि हाइपोथर्मिया की कंडीशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, देन सिक्स है हमारा साइकोलॉजिकल अल्टरेशन। ठीक है, जिस पर्सन को बर्न हुआ तो उसका क्या होता है, जो बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है वो बर्न की वजह से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को गाल के ऊपर जल गया तो उस वजह से क्या होगा, जो गाल का नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, और उसी स्ट्रक्चर के साथ उस पर्सन को सोसाइटी में रहना होता है, वो क्या करेगा, हमारे बीच अनकंफर्टेबल फील करेगा, वो स्टिग्मा, उसको लगेगा कि मैंने कौन सा पाप किया, मैं ही जला। ठीक है, तो वो मेंटली पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, खुद को अकेला महसूस करेगा, ज्यादा लोगों के बीच में वो आना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे गाल के ऊपर जला हुआ है, मैं दिखने को अच्छा नहीं दिखता। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा मेंटली। ठीक है, तो हालांकि इस पे सर्जिकल मैनेजमेंट भी है, हम सर्जरी के, प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू उस स्ट्रक्चर को नॉर्मल भी कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है हमारा स्वेलिंग, हमें वहां पे स्वेलिंग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बर्न के अंदर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देन नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी पर्सन बर्न हुआ उस पर्सन के फैमिली मेंबर या फिर उनके रिलेटिव जिन्होंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया हो, उनसे पूछेंगे कि कैसे बर्न हुआ, कितना टाइम हुआ बर्न होके, जब वो बर्न हुआ तब उस टाइम वो कॉन्शियस था क्या या फिर अनकॉन्शियस था, इंटेंशनली बर्न हुआ या फिर उसके पीछे कोई और रीजन है क्या, ये सब हम कहाँ पे देखते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर। देन सेकंड हम करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम हेड टू फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ इंजुरी, मतलब कि जो इंजोर्ड साइट है उसको गौर से देखेंगे कि इतना डेप्थ में बर्न हुआ। ठीक है, देन हम क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, मतलब कि बर्न की वजह से उसका कितना बॉडी सरफेस एरिया क्या हुआ, अफेक्ट हुआ, वो किसके हेल्प से हम देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ 9 या फिर लून एंड ब्रूडर चार्ट या फिर पाम मेथड, जैसे कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन के अंदर ये सब बताया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पर्सन आपके पास आया, उसका पूरा हाथ जला हुआ है एंटीरियरली, तो आप विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ 9 क्या कहोगे, कितना परसेंटेज जला, 4.5% करके। तो ये सब हम किसके अंदर करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। देन थर्ड है हमारा सीबीसी। सीबीसी मतलब क्या कि कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, ब्लड काउंट का पता लगाने के लिए। अगर इन्फेक्शन वहां पे प्रेजेंट है तो डब्ल्यूबीसी का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, देन फोर्थ है हमारा एबीजी एनालिसिस। एबीजी मतलब क्या कि आर्टेरियल ब्लड गैसेस। ये अब हम कब करते हैं, जब इनहेलेशन इंजुरी रहेगी तब हम क्या करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब क्यों करते हैं, तो एसिडोसिस का पता लगाने के लिए। किसका पता लगाने के लिए, एसिडोसिस का पता लगाने के लिए। अब एसिडोसिस में क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है बॉडी के भीतर। ठीक है, तो इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, एबीजी एनालिसिस। देन फिफ्थ है हमारा सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल। अब सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल हम क्यों चेक करते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम का लेवल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल देखेंगे।
देन सिक्स्थ है हमारा यूरिन टेस्ट। अब हम यूरिन टेस्ट क्यों करते हैं? चेक द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड अल्ब्यूमिन, मतलब अल्ब्यूमिन और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है या नहीं, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? यूरिन टेस्ट करेंगे, ठीक है। देन सिक्स्थ है हमारा चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे हम क्या करते हैं? जब इनहेलेशन इंजुरी रहेगी, मतलब किसी पर्सन ने हॉट स्टीम इनहेल किया तो उस वजह से क्या होगा, जो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक है और लंग्स है वो पूरी तरह से अफेक्ट हो जाएगा। तो एक्सरे की हेल्प से हमें क्या मिलता है? एक परफेक्ट इमेज मिलती है, ठीक है। तो उस इमेज की हेल्प से हमें पता लगता है कि कितना रेस्पिरेटरी ट्रैक अफेक्ट हुआ या फिर लंग्स कितना अफेक्टेड हुआ। तो ये देखने के लिए हम क्या करते हैं? चेस्ट एक्सरे करते हैं। देन लास्ट है हमारा ईसीजी। अब ईसीजी हम कब करेंगे? जब इलेक्ट्रिकल इंजुरी रहेगी। इलेक्ट्रिकल इंजुरी में क्या होगा, जो हमारे हार्ट की एक्टिविटी है उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, और वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। ये हम किसके अंदर करते हैं? बर्न के अंदर।